Meanwhile, India's Central Bureau of Investigation is currently probing one of the biggest cases of bank loan frauds. The CBI has arrested former Managing Director and Chief Executive Officer of ICICI Bank, Chandra Kochar, and her husband Deepak Kochar. अक्सर आपने सुना होगा कि जितना आसान पैसा कमाना है उससे कई ज़्यादा मुश्किल काम है उसे बचा कर रखना। इसलिए आज हर कोई पैसा बचाने की नई नई तरकीब सोचता रहता है। पैसा बचाने के लिए कोई इसे सेविंग अकाउंट में रखता है तो कोई इसे एफडी या म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। इसके लिए इन्वेस्टर्स बहुत बारीकी से एनालाइज भी करते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो ये जानता है कि जिस कंपनी में वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। अब इन सब जानकारियों के बाद ही वो भविष्य में आने वाले खतरे से खुद को बचा सकता है। लेकिन हमारे देश में एक इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इतनी बारीकी से रिसर्च किया कि स्कैम का ही पर्दाफाश कर दिया। हम बात कर रहे हैं अरविंद गुप्ता की, जिन्होंने न सिर्फ खुद को रिस्क से बचाया बल्कि आईसीआईसीआई बैंक में हो रहे एक बड़े स्कैम से पर्दा उठा दिया। दोस्तों, आज आईसीआईसीआई बैंक को कौन नहीं जानता। एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक होने के अलावा ये एक भरोसेमंद बैंक बनकर भी उभरा है। इसने जिस तरह से भारतीयों का भरोसा जीता है वो कमेंडेबल काम है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब पूरे भारत के सामने आईसीआईसीआई बैंक को शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़ा था। और ये तब हुआ जब इस बैंक के एक छोटे से इन्वेस्टर गुप्ता ने 3,250 करोड़ के स्कैम का पर्दाफाश किया। आज के इस वीडियो में हम इस स्कैम के बारे में गहराई से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से, जब भारत के मामूली से इन्वेस्टर अरविंद गुप्ता ने अपने ऑनलाइन ब्लॉग में इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स पर सनसनीखेज खुलासे किए थे। इसी तरह उन्होंने अपने एक ब्लॉग में आईसीआईसीआई बैंक और होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोकॉन के बीच हुए 3,250 करोड़ के लोन एग्रीमेंट पर नजर दौड़ाई। इस ब्लॉग में अरविंद ने इन दोनों के बीच हुए लोन एग्रीमेंट को गैर कानूनी बताया। इस पर उनका तर्क ये था कि आईसीआईसीआई बैंक की एमडी चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बारे में ना तो भारतीय सरकार को कोई खबर है और ना ही आरबीआई को। अपने इस ब्लॉग में उन्होंने ठोस सबूतों के साथ इस बात का दावा किया कि आईसीआईसीआई बैंक की एमडी चंदा कोचर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत का बहुत पहले से ही आपस में रिलेशन रहा है, जिसकी वजह से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के लालच में आकर चंदा कोचर ने बिना कोई नियमों का पालन करते हुए वेणुगोपाल के 3,250 करोड़ के लोन को अप्रूव कर दिया है। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि चंदा कोचर को यह बात पता थी कि वीडियोकॉन ग्रुप कभी इस लोन को चुका नहीं पाएगा। हालांकि अरविंद गुप्ता ने इतने बड़े खुलासे के बाद भी भारत सरकार, आरबीआई और बैंकिंग इंडस्ट्री के दूसरे स्टेक होल्डर्स ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरबीआई गवर्नर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेटर लिखे। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि अरविंद गुप्ता की ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। इससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन इस कहानी में साल 2018 में एक नया मोड़ आया था, जब एक और विसल ब्लोअर ने आईसीआईसीआई बैंक के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स पर कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने विशेष तौर पर चंदा कोचर द्वारा साल 2008 से लेकर 2016 तक किए गए लोन मैल प्रैक्टिस पर निशाना साधा था। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद गुप्ता ने भी अभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने भी आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड डायरेक्टर से मिलकर इस स्कैम के बारे में जानकारी दी। ये सारी बात जैसे ही चंदा कोचर को पता चली तो उनके द्वारा किए गए स्कैम से अब पर्दा उठने वाला है, तो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, जिसे आईसीआईसीआई बैंक ने तुरंत मंजूर कर लिया और कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें रिटायरमेंट के कई फायदे देने का वादा किया। हालांकि ये हो ना सका क्योंकि मार्च 2018 में अरविंद गुप्ता से मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर पर एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, जिसमें कई सालों पहले किए गए 3,250 करोड़ के घोटाले में चंदा कोचर का नाम सामने आता है। इस स्कैम में उनकी अहम भूमिका समझते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर का रिटायरमेंट कैंसिल कर उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। हालांकि चंदा कोचर ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। एक वक्त में दोस्तों महिला सशक्तिकरण की मूरत और लड़कियों की आइडल होने वाली पद्म भूषण से सम्मानित चंदा कोचर पर इस तरह के संगीन आरोप लगना लोगों के लिए चौंका देने वाली बात थी।
हालांकि इस केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन काफी धीरे हो रही थी, लेकिन इस केस में रफ्तार तब मिली जब भारत सरकार ने इस केस को सीबीआई और ईडी के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद सीबीआई ने साल 2019 में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के साथ न्यू पावर रिन्यूएबल सुप्रीम एनर्जी वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी पर आईपीसी के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। और इसी के बाद एक एक करके कोचर और वेणुगोपाल धूत के द्वारा किए गए घोटाले से पर्दा उठने लगा। अपनी जांच के दौरान सीबीआई ने यह पाया कि साल 2009 में वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 300 करोड़ का लोन दिया गया था। ये लोन वीडियोकॉन की खराब फाइनेंशियल स्टेटस को जानते हुए भी दिया गया और ये लोन आईसीआईसीआई बैंक की सैंक्शन कमेटी ने अपने हेड चंदा कोचर के कहने पर ही दिया था। इस 300 करोड़ के लोन अप्रूवल के बाद वीडियोकॉन ग्रुप ने 464 करोड़ न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी में ट्रांसफर किए थे। अब यहां पर हैरानी की बात तो यह है कि यह कंपनी किसी और की नहीं है बल्कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की है। अब वीडियोकॉन ग्रुप ने न्यू पावर रिन्यूएबल के जरिए चंदा कोचर को इस लोन को पास कराने के लिए रिश्वत दे दी। हालांकि ये रिश्वत चंदा कोचर को सीधे न देकर उनकी पति की कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर दी थी। इसके अलावा सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स में यह भी कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप की अलग अलग 6 कंपनियों को 3,250 करोड़ का लोन दिया है। ये लोन साल 2009 से और 2009 के बीच दिया गया है। ये वही वक्त है जब चंदा कोचर ने बस नया ही आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर की कमान संभाली थी। एमडी बनते ही चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट पॉलिसी और आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो न करते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को काफी लार्ज स्केल पर लोन देना शुरू कर दिया और इस बार उन्हें इस लोन को पास कराने के बदले वेणुगोपाल ने एक बहुत बड़ी रिश्वत भी दी। उन्होंने एक मास्टरमाइंड की तरह एक जटिल प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी सुप्रीम एनर्जी और एक कीमती शेष उनके नाम कर दिया। दोस्तों, चंदा कोचर ने लोन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई की गाइडलाइंस और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी को भले ही फॉलो ना किया हो, लेकिन लालच और भ्रष्टाचार के रूल्स को अच्छे से फॉलो किया और वीडियोकॉन ग्रुप के लोन को पास कर दिया। वो इस बात से अच्छे से वाकिफ थी कि वीडियोकॉन ग्रुप कभी इस लोन को चुका नहीं पाएगा और आने वाले समय में ये कंपनी बैंकर भी हो सकती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये लोन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट साबित हो जाएगा। दोस्तों, बता दें कि एनपीए एक तरह से वो नुकसान होते हैं जिन्हें बैंक कभी रिकवर नहीं कर पाता। खैर, इस स्कैम की कहानी में अंत में वही हुआ जिस चीज का सबको डर था। वीडियोकॉन ग्रुप कुछ ही समय में बैंकर हो जाती है, जिसकी वजह से वेणुगोपाल धूत आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए गए 3,250 करोड़ के लोन को चुकाने में असमर्थ रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा पैसा डूब जाता है। अब अंतरंग में आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे आईसीआईसीआई स्कैम में कौन कौन शामिल था। कई सालों तक इस स्कैम की खोजबीन जारी रही। हर जांच के साथ इसमें नई नई परतें खुलती जा रही थीं, जिसके बाद साल दिसंबर 2022 में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को इस स्कैम के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही ईडी द्वारा इन तीनों के एसेट्स को भी जब्त कर लिया गया, लेकिन अभी भी इस मामले में फाइनल फैसले का पूरे भारत को इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी आईसीआईसीआई बैंक की पूरी कहानी। लेकिन अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि कैसे भविष्य में हम इन घोटालों से बच सकते हैं। सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत में कोई पहला घोटाला तो नहीं है। इससे पहले भी कई बैंक घोटाले हो चुके हैं और हर बार लाखों करोड़ों का नुकसान इंडियन बैंक को ही उठाना पड़ता है। इस तरह के घोटालों से बचने का सबसे सही उपाय है PERTIN रिपोर्टिंग ऑफ लोन फ्रॉड। अगर आने वाले समय में PERTIN ना हो तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, जिससे ये आए दिन होने वाले लोन फ्रॉड का प्रिवेंशन किया जा सके। इसके बाद किसी भी रूप में लोन फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम और उनकी रेगुलेटरी बॉडीज को काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए बिना किसी देरी के इन फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आईसीआईसीआई स्कैम को ही हम देखें तो हम पाएंगे कि इस स्कैम को 2008 से अंजाम दिया जा रहा था और उसका पता एक मामूली से इन्वेस्टर द्वारा 2016 में किया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमियों के कारण इतने बड़े स्कैम को अंजाम तक पहुंचाया गया होगा। और इसकी भनक ना तो आईसीआईसीआई बैंक को लगी, ना ही आरबीआई को और ना ही सेबी को, कि कैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से 3250 करोड़ का घपला किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रॉड डिटेक्शन के बाद भी इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसका उदाहरण भी आपको आईसीआईसीआई स्कैम में देखने को मिल सकता है, जिसे 2016 में पता लगा लिया गया था, लेकिन फिर साल 2019 तक आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इसको नजरअंदाज किया गया। तो इस तरह के स्कैम को आने वाले समय में अंजाम ना दिया जाए, इसके लिए आरबीआई ने EWS जनरेट किया है, जो उन्हें होने वाले लोन फ्रॉड से बचाता है।
इसके साथ ही सरकार को इसके लिए सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए और इन पॉलिसी के उल्लंघन पर सख्त से सख्त सजा भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई स्कैम के जरिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई स्कैम के दोषियों को सजा मिल गई है, लेकिन सिर्फ इनके सजा मिलने से काम नहीं चलता। इस पर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।